हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमन सर फ्रॉम टैलेंट हब। और आज हमारा टॉपिक जो है वो है क्लास 11 का काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स पहले है क्या, ये बात समझ लेते हैं। काइनेमेटिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन। देखो, फिजिक्स में जो भी तुम्हारे मोशन वाले पार्ट है ना, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है, अगर हम किसी वस्तु के मोशन को बिना कॉज जाने एनालाइज करते हैं तो उसको हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु स्लाइड कर रही है किसी भी इंक्लाइन से, तो हमें ये नहीं जानना है कि उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं या फिर कौन सा फोर्स उसको ड्राइव कर रहा है। हमें बस इतना देखना है कि वो चल कितने से रही है, कितने एक्सेलरेशन से, कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से। और ये सारे टर्म्स के बारे में मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा। बट हम लोग जब सिर्फ मोशन को डिफाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं विदाउट नोइंग इट्स कॉज, देन इट इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक्स। यहीं डायनेमिक्स में हमें उसके मोशन के कॉज को भी डिफाइन करना पड़ता है। तो आज का टॉपिक हमारा काइनेमेटिक्स है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फिजिक्स के आपको इंट्रोडक्शन जानना पड़ेगा। आखिर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, वेक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब आपको जानना पड़ेगा। देखो, हम ये अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, दे आर कॉल्ड क्वांटिटीज़। अब क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं। एक होती है फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? अब फिजिकल क्वांटिटी ये होती है कि जिस क्वांटिटी को हम लोग मेज़र कर सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अपन बाज़ार में चावल लेने जाते हैं, गेहूँ लेने जाते हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, मेज़र करके लेते हैं। तो दे आर फिजिकल क्वांटिटीज़। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है कि जिनको मेज़र नहीं किया जा सकता, दे आर नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमारे मन में जो इमोशंस आते हैं, जो भाव आते हैं, वो मेज़र नहीं किए जा सकते। आप उसे क्वांटाइज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि एक पिता अपने पुत्र से 1 किलो प्यार करता है, ये गलत होगा। तो इसलिए जिन चीज़ों को, जिन क्वांटिटीज़ को मेज़र नहीं किया जा सकता, दे आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में देखते हैं। देखो, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, जैसे डिस्टेंस हुई, स्पीड हुई, वेलोसिटी हुई, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी को दो चीज़ों में बांटा जा सकता है। पहला है वेक्टर और दूसरा है स्केलर। तो वेक्टर क्या होती है? वेक्टर को हिंदी में सदिश भी कहा जाता है, यानी दिशा के साथ। तो वैसी क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे अगर मैंने कहा कि मैं 1 मीटर ईस्ट में चलता हूँ, तो इसका मतलब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं चलूँगा कितना, मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 मीटर, और डायरेक्शन कितना होगा, ईस्ट होगी। तो यानी कि अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर मिलूँगा तुम्हें, तो एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा 10 किलोमीटर रेडियस का, और मैं उसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पर तुम्हें मिल सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें 10 किलोमीटर नॉर्थ में मिलूँगा, तो एकदम एक पिन पॉइंट लोकेशन मिल जाएगी तुम्हें। तो इसी चीज़ को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। जब हम डायरेक्शन के साथ किसी भी मैग्नीट्यूड को सर्व करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता हूँ तो दैट इज़ कॉल्ड स्केलर। अब वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देखना होगा हमें। देखो, जैसे मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें 10 किलोमीटर अपने घर से दूर मिलूँगा, तो मैंने तुम्हें एक डिस्टेंस बता दी, मैंने तुम्हें डायरेक्शन नहीं बताई। तो वैसी क्वांटिटीज़ क्या हो गई, स्केलर। तो डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और डिस्प्लेसमेंट आपको आगे में इसके अगली वाली स्लाइड में आपको डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अच्छा, जो तुम्हारी एनर्जी है, एनर्जी क्या, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर होगी या स्केलर होगी? देखो, जब
एनर्जी जो होती है वो तो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। जैसे किसी भी चीज़ में, जैसे तुम हाथ चला रहे हो तो उसके कारण कुछ हीट एनर्जी डेवलप हो रही है, तो वो तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है ना, इसलिए उसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होता, तो दैट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। वहीं अगर मैं फोर्स की बात करूं तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, बस आप अभी इतना समझ लीजिए कि स्केलर और वेक्टर होते क्या है। स्केलर होते हैं जब किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड की जाती तो इट इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर होते हैं जब किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी जाती है तो दैट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब क्वांटिटीज़ में यूनिट होती हैं। आपने जब बोला कि मुझे 1 किलो चावल चाहिए तो आपने उस चावल के मास को डिफाइन किया या उसके वजन को डिफाइन किया आपने कि मुझे 1 किलो ही चाहिए। तो इस तरह क्या होता है कि हमारे सामने जो भी क्वांटिटी आती है उनकी अपनी यूनिट्स होती है। जैसे यहाँ पर मास की जो यूनिट हो जाएगी वो केजी हो जाएगी, किलोग्राम हो जाएगी। वही डिस्टेंस को हम लोग किस तरह मापते हैं, हम लोग मीटर में नापते हैं। टाइम को हम लोग सेकेंड्स में नापते हैं। वेलोसिटी एंड स्पीड को मीटर पर सेकेंड, फोर्स को न्यूटन, एनर्जी को जूल। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन क्वांटिटीज़ की यूनिट्स है। ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग जो सिस्टम यूज़ करते हैं मेज़रमेंट का, दैट इज़ एसआई सिस्टम। ठीक है। तो एसआई सिस्टम में यहाँ पर हम लोगों ने सुना होगा कि 1 टेराबाइट का मेरे पास हार्ड ड्राइव है, या फिर 1 मेगाबाइट 15 मेगाबाइट की कोई वीडियो है, या फिर 1 किलोग्राम है। तो इस तरह क्या होता है कि जो यूनिट्स होती हैं उनके पीछे में हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं ताकि हम उन चीज़ों को डिफाइन कर सकें। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ कि 2 एटम्स के बीच की दूरी 6 माइक्रोमीटर है, तो इसका मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 2 एटम्स के बीच की दूरी 6 × 10⁻⁻6 मीटर है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि जो भी तुम्हारे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच की दूरी 1 नैनोमीटर है, यानी उनके बीच की दूरी 10⁻⁻9 मीटर है। अब ये तो छोटी छोटी चीज़ें हो गई ना, माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हो गई, 10⁻12 10⁻9 ये चीज़ें हम देख तो नहीं सकते, इसके लिए तो हमें माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए इनको लिटिल गाइस बोला है हमने, हालांकि ऐसा बोलते नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 1 टेराबाइट या 1 टेराग्राम, तो 1 टेराग्राम का मतलब होता है 10⁻12 ग्राम, या 1 किलोग्राम का मतलब होता है 10⁻3 ग्राम। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रीफिक्स होती हैं, और ये यूनिट के पीछे में लगती हैं। प्रीफिक्स, प्री का मतलब होता है पीछे, तो ये यूनिट्स के पीछे में लग के उनकी क्वांटिटी को डिफाइन करती हैं। अब आते हैं अपन वेक्टर और स्केलर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो वेक्टर जैसा कि मैंने कहा कि तुम्हें डायरेक्शन बताता है। अब सोचो अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि विंड जो है वो साउथ ईस्ट में बह रही है, इसका मतलब साउथ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है उसमें विंड बह रही होगी। ठीक है। या नॉर्थ वेस्ट में बह रही है तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है 45 डिग्री फ्रॉम बोथ, वहाँ पर विंड बह रही होगी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। वेक्टर को हम लोग हमेशा एरोज से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो कि कोई वेक्टर है, तो वेक्टर अगर मान लो मैंने एक वेक्टर को ऐसे दर्शाया है और दूसरे वेक्टर को मैं ऐसे दर्शाता हूँ, तो इसका मतलब नीचे वाला जो वेक्टर है ना उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। देखो दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, दोनों के दोनों क्या इधर ही पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाला वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। ऐसा इसलिए कि लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो ये वाली चीज़ समझ में आती है अपने को। अब द एरो, अब एरो कहाँ पॉइंट कर रहा है, एरो पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मोशन, डिस्प्लेसमेंट, या फिर तुम्हारा जो एरो है वो बेसिकली वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। अगर मान लो तुम नॉर्थ में हो और साउथ की ओर जा रही हो, तो इसका मतलब जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा।
वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जो तुम्हारा फुट दिख रहा है और दूसरा तुम्हारा हेड जो दिख रहा है। हेड जो होता है वो एरो हेड होता है, तो एरो हेड किस तरफ होगी, साउथ की तरफ होगी। तो इस तरह वेक्टर को एरोज में रिप्रेजेंट किया जाता है। जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को दर्शाती है, और जो तुम्हारा एरो होता है वो हमेशा डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका वेट कितना है, तो आप सीधे सीधे शब्दों में कहोगे सर 50 kg, 55 kg जो भी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपका मास कितना है, तब आप कहोगे कि सर ये दोनों चीज़ें तो सेम होती हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती हैं। आप ही सोचो, जैसा कहा जाता है कि अगर हम मून पर चले जाएं तो हमारा मास जो होता है वो 1/6 या 1/8 हो जाता है। इसी तरह हम किसी भी और प्लैनेट पर चले जाएं तो वहाँ पर हमारा जो वेट होता है वो चेंज हो जाता है। देखो आखिर मास है क्या? मास जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर भरा हुआ है, डेट इज मास। ठीक है। वहीं वेट जो होता है वो तुम्हारी ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जैसे हम सबका जो भी वेट है ना, वो तुम्हारा m इंटू जी होता है, यानी मास इंटू ग्रेविटी। और ये ग्रेविटी क्या चीज़ है? ग्रेविटी जो है वो एट्रैक्शन फोर्स बाय द प्लैनेट। जिस भी प्लैनेट पर तुम जाओगे ना, वहाँ की एट्रैक्शन फोर्स है। तो अब तुम ही सोचो, अगर मैं यहाँ पर m इंटू जी लिखता हूँ, तो m इंटू जी अगर लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये जो g है ना, ये बेसिकली क्या दर्शा रहा है? ये बेसिकली अर्थ की ग्रेविटी को दर्शा रहा है। ठीक है। अगर मैं यहीं तुम्हारा मून पे चला जाऊँ तो क्या लिख सकता हूँ? m इंटू जी एम। तो आप सोचो, ये दोनों की दोनों चीज़ें तो वेट है ना, लेकिन मास तो सेम ही है। तो यानी कि नो मैटर वाट, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मास इज अमाउंट ऑफ मैटर जो कोई चेंज नहीं हो सकता। जैसे तुम जब पानी लेते हो, मान लो तुमने कुछ पानी लिया, उसको तुमने बर्फ बना लिया, तो वो बर्फ बनने के बाद उसका वॉल्यूम चेंज होता है, बट मास फिर भी सेम रहेगा, क्योंकि पानी के जितने मॉलिक्यूल्स जब वो लिक्विड फॉर्म में था तब थे, उतने ही मॉलिक्यूल्स जब वो सॉलिड फॉर्म में होगा तब भी उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है क्या? तो यानी मास और वेट में ये अंतर होता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वो दर्शाती है कि आखिर ऑब्जेक्ट में मैटर कितना है, और वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि तुम्हारे अर्थ के सेंटर की ओर पॉइंट करता है, और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो एक ऑब्जेक्ट पर लगती है वो दर्शाता है। यानी m इंटू जी जो होती है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। मून पर योर मास वुड बी सेम बट द मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेट वुड बी लेस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ अर्थ पर अगर जी 10 है तो मून पे जी जो होगा वो 10 से कम होगा, तो इसीलिए आपका वेट जो वहाँ पर होगा वो कम होगा। इसीलिए आप देखा होगा वीडियोस में कि एस्ट्रोनॉट मून पे जब उछलते हैं ना तो ज़्यादा देर तक ऊपर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर फोर्स ज़्यादा बहुत कम लगती है नीचे। आगे बढ़े। अब देखो, काइनेमेटिक्स के डिफिनीशन मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। वी स्टडी मोशन, वी एनालाइज मोशन विदाउट इट्स कॉज। तो काइनेमेटिक एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है और स्टडी ऑफ मोशन है। अब पोजीशन क्या होता है? अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि आप जहाँ पर खड़े हो वही आपकी पोजीशन है, बिल्कुल सही बात है। वो आपकी क्या है? एग्जैक्ट पोजीशन। वहीं पर मैं कहीं भी जाऊँगा मुझे आप वहीं पर मिलोगे, तो आप जहाँ पर लोकेटेड हो दैट इज पोजीशन। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है मैं आपको पहले एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप अपने घर से स्कूल जाना चाहते हैं और रास्ता बिल्कुल सीधा है। तो रास्ता अगर सीधा है तो आप सीधे सीधे चल के स्कूल जाते हैं, लेकिन वापस आते वक्त आप क्या करते हैं कि आप घर जाने के बदले क्या करते हैं, कभी समोसे की दुकान पर रुक गए, कभी कचौड़ी की दुकान पर रुक गए, कभी गोलगप्पे खाने लगे। तो इस तरह आप अपना रास्ता जो होता है वो डेविएट करते हुए आते हैं, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े होके आते हैं, किसी और दुकान में जाकर रुक गए। तो अब जो स्ट्रेट पाथ था, यानी जो आपने घर से लेकर स्कूल तक अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूं तो दैट विल बी अ डिस्प्लेसमेंट। और जब आप वापस घर आ रहे हो तब आपने जितनी दूरी अपने कदमों से तय की
अगर आपके पास कोई भी डिस्टेंस नापने वाले यंत्र होंगे तो जितनी दूरी आपने तय की दैट विल बी डिस्टेंस। अब एक चीज़ मैं आपको इसमें समझाना चाह रहा हूँ। देखो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में देखो, जब यहाँ पर मान लेते हैं आपका क्या था, घर था, ठीक है, और यहाँ पर आपका स्कूल था, ठीक है, यहाँ पर आपका स्कूल था। तो अब जब आप घर से स्कूल की ओर गए तो एक स्ट्रेट लाइन जो खींची हुई है ना, जो जो मोटी सी लाइन है, डैट इज डिस्प्लेसमेंट। और जो आप घूम फिर कर कहीं कहीं से घूमते फिरते जब आप स्कूल तक गए हो तो डैट इज टोटल डिस्टेंस। तो बात बस इतनी है कि जो भी शुरुआत वाला पॉइंट होगा और जो भी अंतिम पॉइंट होगा उसके बीच में जो एग्जैक्ट सबसे छोटी दूरी होगी डैट इज डिस्प्लेसमेंट। और आप डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, आप कितने भी पाथ्स ले सकते हो, तो डैट विल बी डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और आप एक चीज़ देख पा रहे होगे कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो जब आप स्कूल की तरफ एकदम सीधे चल रहे थे तो आप हमेशा इसी डायरेक्शन में जा रहे थे, आपने कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं की। तो आप जा तो रहे थे, डिस्टेंस कवर कर रहे थे, लेकिन विथ ए डायरेक्शन। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ तक बात आपको समझ में आती है? सो डिस्टेंस इज हाउ फार यू हैव रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर छोड़ दें तो कितनी दूरी चले आप, वो डिस्टेंस हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल जो पोजीशन होती है और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होगी दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब अगर आप सर्कल में घूमते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज़ बताइए, ये सोचिए कि इफ़ यू ड्रोव इन ए सर्कल, अगर आप यहाँ से चलते हैं और ऐसे घूमकर वापस यहीं पर आ जाते हैं तो सोचो आपने डिस्टेंस कितनी कवर की, 2πr। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुई, आपने शुरू भी जहाँ से किया था आप वापस वहीं आ गए हो, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई आपकी, 0। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ अंतर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है? जैसा कि आप जानते होंगे कि कोई भी चीज़ आपके पास स्पीड, मान लो जैसे आपने पूछा होगा कि मैं कितनी स्पीड से चल रहा हूँ, बाइक जब आप चला रहे होगे तो स्पीड आपको पता होगी, लेकिन वेलोसिटी क्या चीज़ है? देखो स्पीड का मतलब है कि उस क्षण आप कितने तेजी से चल रहे हो, दैट इज स्पीड। अब वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी ये है कि डायरेक्शन, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी में एक डायरेक्शन भी तो जुड़ना चाहिए। तो डायरेक्शन ये होगी कि सोचो आपने मान लो पूरी की पूरी डिस्टेंस कवर कर ली, अगर एक ही डायरेक्शन में हम लोग स्पीड देखें तो डैट इज़ ए वेलोसिटी। तो स्पीड कह सकते हैं कि अगर कितने तेज़ी से आप चल रहे हो, हाउ फास्ट यू आर गोइंग। अगर आप बाइक पर बैठे हो, मैंने आपसे पूछा कि स्पीड कितनी है, तो आप क्या करोगे, बाइक के मीटर पर देख के बताओगे कि हाँ मेरी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अगले क्षण आपकी स्पीड 60 या 20 हो जाएगी, इसका पता आपको नहीं होता। अच्छा, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में क्या होती है कि कितनी रेट से पोजीशन आपकी चेंज हो रही है, दैट इज़ वेलोसिटी। और ये डायरेक्शन के साथ होती है, इसलिए दिस इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होती है भैया? एवरेज स्पीड ये होती है कि आप कितना भी, मान लो एक सर्कल में आपने घूमा, ठीक, तो सर्कल में घूमा तो डिस्टेंस कितनी कवर की, 2πr, और आपको समय लग गया मान लो 5 सेकेंड, तो इसका मतलब जो आपकी स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 2πr/5। लेकिन अगर मैं आपकी वेलोसिटी पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 था ना, क्योंकि आप सर्कल में चले थे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 था तो उस समय वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो यानी वेलोसिटी और स्पीड के बीच का अंतर आपको समझ में आ गया। एक स्केलर क्वांटिटी है, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस एक को डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है और दूसरी
उस क्षण आप कितनी स्पीड से जा रहे हो वो है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी इसको आप थोड़ा और आगे चलेंगे तो अभी अच्छे से पढ़ना है इसको, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को क्या कहते हैं अपन? वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं अपन? एक्सेलरेशन। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हिंदी में इसे त्वरण कहते हैं। अब देखो स्पीड वर्सेस वेलोसिटी की कहानी देखते हैं। अगर मान लो ड्यूरिंग योर 8 माइल ट्रिप विच यू टुक इन 15 मिनट्स योर स्पीडोमीटर डिस्प्लेज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो यहाँ पर एक टर्म आया है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ये है कि आपकी उस क्षण कितनी स्पीड है। जैसे मैंने आपको अभी बाइक का एग्जांपल दिया था ना, तो जब आप उस बाइक के मीटर पर देखा आपने, तो आपने बोला सर मेरी स्पीड तो 40 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अगले क्षण आपकी स्पीड 60 होगी या 20 होगी ये तो आपको भी नहीं पता, लेकिन उस इंस्टेंट पर आपकी स्पीड कितनी थी? 40। तो यानी उस समय उसको आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जा सकता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड तो हो गई, एवरेज स्पीड क्या होती है? तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी अगर आपने 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की है, तो इसका मतलब आपकी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होती है। डिस्टेंस नहीं कहा मैंने क्या कहा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? जो आपकी शुरुआत वाली प्रारंभिक पोजीशन जो होगी, इनिशियल पोजीशन जो होगी, और जो आपकी फाइनल पोजीशन जो होगी, उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इस फिगर पर थोड़ा ध्यान देते हैं। इस फिगर को हम देख रहे हैं तो सोचो, जो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट हुई, सबसे पहले तो अपन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट हुई वो तो ये हुई ना, ये तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट है। और इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में तुम किसी भी पाथ से क्यों ना गए हो, जितना समय लगा डेट विल बी एवरेज वेलोसिटी, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और तुमने जो भी डिस्टेंस कवर की, अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास एवरेज स्पीड आने वाली है। तो क्या दोनों के बीच का अंतर समझ में आ गया आपको? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। एट एनी पॉइंट इन टाइम योर वेलोसिटी वेक्टर पॉइंट्स टेंजेंट टू योर पाथ। मैं एक एग्जाम्पल आपको लेकर समझाना चाहता हूँ। मान लो आपने क्या किया कि एक रस्सी को अपने हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ है और यहाँ पर एक पत्थर बांधकर इसको घुमा रहे हो। जब आप इसको घुमा रहे हो और सोचो अगर इस पॉइंट पर रस्सी क्या होती है? टूट जाती है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पे टूट जाती है तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर इस पॉइंट पे टूटती है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होगे कि हर जगह ये जैसे ही रस्सी टूटती है, ये एक टेंजेंट जो होता है उसको हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं। तो टेंजेंट की डायरेक्शन में ये जो भी होता है वो निकल जाता है। यहाँ पर भी टेंजेंट होगा और यहाँ पर भी टेंजेंट ही होगा। तो यानी कि कोई भी पाथ आप कवर करें, हर समय जो आपकी वेलोसिटी होती है डेट इज टेंजेंट टू द पाथ। तो ये बात आपको समझ में आती है क्या? ये बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं। द फास्टर यू गो द लॉन्गर योर वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, सही बात है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो एरो का हेड हो, एरो का जो लेंथ होगा वो तुम्हारा क्या होगा? आपकी मैग्नीट्यूड को दर्शाएगा। तो जितनी तेज़ी से आप चलोगे क्या आपकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी? अगर आप 5 से चल रहे हो तो 5 सेंटीमीटर का एरो बनेगा, और आप 7 से चल रहे हो तो 7 सेंटीमीटर का एरो बनाएंगे। तो यानी जितनी तेज़ी से आप चलोगे वेलोसिटी का वेक्टर उतना ही ज़्यादा लंबा होने वाला है। अब आते हैं अपन एक्सेलरेशन में।
तो एक्सेलरेशन का मतलब पहले समझ लो, इट इज़ रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस। आप एक बार इन दोनों ग्राफ जो भी तुम्हारे चार्ट दिए हो ना उस पर नज़र डालो। जब 0 सेकेंड था तो उस समय वेलोसिटी जो थी वो 55 थी, 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 57 हो गई, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी 59 हो गई, तीसरे सेकंड में वेलोसिटी 61 हो गई। क्या आपको समझ में आ रहा है कि हर सेकंड में वेलोसिटी जो है वो 2-2 माइल पर आवर चल रही है? आप माइल में कंफ्यूज मत करना। यूएसए में क्या होता है कि वहाँ पे किलोमीटर्स यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे लोग माइल यूज़ करते हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर आपको इतना तो पता चल रहा है कि हर सेकंड में जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में वो 2 का हो रहा है, तो इसलिए एक्सेलरेशन जो होगी वो कितनी हो जाएगी? +2। अच्छा, ये प्लस का मतलब क्या है? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो वेलोसिटी बढ़ रही है इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? प्लस। एक दूसरा एग्जांपल लिया हमने, दूसरे एग्जांपल में देखो, 0 सेकंड में 34 थी, 1 सेकंड में 31 हो गई, सेकंड सेकंड में 28 हो गई, थर्ड सेकंड में 25 हो गई। तो यहाँ पर वेलोसिटी तो घट रही है ना, तो वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो इसका मतलब पहले क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही थी तो एक्सेलरेशन प्लस में आया था, तो अब एक्सेलरेशन कहाँ आने वाला है, कैसे आने वाला है? माइनस में आने वाला है। और कितना आने वाला है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है क्या? तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हर सेकेंड में वेलोसिटी कितने से चेंज हो रही है, डेट इज एक्सेलरेशन। ठीक है क्या? अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आप क्या करते हो? एक्सेलरेटर दबाते हो, और एक्सेलरेटर दबाते हो तो आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, और जब कभी समय आता है तो आप उस ब्रेक दबाते हो, और ब्रेक दबाते हो तो आपकी गाड़ी की स्पीड स्लो होती है। तो देखो, जब हम लोग अगर मान लो एक्सेलरेशन प्लस में है तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी बढ़ेगी, और आगे की ओर अगर हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन माइनस में है तो एक्सेलरेशन माइनस में होने का मतलब ब्रेक हो रहा है, ब्रेकिंग हो रही है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अभी भी गाड़ी आगे जा रही थी और एक्सेलरेशन माइनस में था, तो इसका मतलब स्पीड तो वेलोसिटी तो कम होने वाली है। तो यानी कि एक्सेलरेशन जब प्लस और वेलोसिटी भी प्लस, तो उस समय जो स्पीड होगी मूविंग फॉरवर्ड, आगे की ओर चलेंगे और स्पीड जो होगी वो बढ़ेगी। और जब दोनों का जब साइन उल्टा होगा तो जो भी गाड़ी की गति होगी वो क्या होगी? कम हो जाएगी। इसी तरह जब वेलोसिटी माइनस में होती है, अब मैंने तुमसे कहा कि तुम -5 मीटर पर सेकेंड से चलो, तो तुम्हारा तो दिमाग खराब हो जाएगा, सर माइनस में कैसे चल सकते हैं? लेकिन बिल्कुल चल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी डायरेक्शन लेती है। तो जब मैंने तुमसे -5 मीटर पर सेकेंड चलने को कहा तो तुम एक काम करो, जस्ट उल्टा घूम जाओ और 5 मीटर पर सेकेंड से चलने लगो। तो इस तरह आपने -5 मीटर पर सेकेंड से चलना चालू कर दिया। तो वेलोसिटी जब माइनस थी तो गाड़ी कहाँ चल रही थी? इट वाज मूविंग बैकवर्ड। और एक्सेलरेशन क्या था? प्लस में था। देखो यहाँ और यहाँ पर दोनों में क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। वेलोसिटी अगर माइनस में है तो एक्सेलरेशन प्लस में है, तो गाड़ी हमेशा क्या होगी? स्लो होगी। इसी तरह जब वेलोसिटी भी पीछे की ओर है और एक्सेलरेशन भी पीछे की ओर है तो गाड़ी क्या होगी? तेज चलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जब भी अलग अलग होगी तब जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी, और जब भी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो वेलोसिटी जो होगी वो बढ़ेगी। अब अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ओर आते हैं। हमारे जो भी वजन होते हैं, जो भी वेट होता है, उसको mg कहा जाता है, क्योंकि वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो देखो, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ऑल द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट एट सेम रेट। जैसे अगर मान लो तुम अपनी छत से एक गेंद को नीचे गिराते हो, तो गेंद अगर मान लो गेंद नीचे गिरती है तो आखिर धरती से ही टकराती है। न्यूटन के सिर पर जब सेब गिरा था उससे ये कंसेप्ट आया था।
तो धरती से ही टकराती है, तो इसका मतलब धरती कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन देकर उसको खींच रही है ना अपनी तरफ। तो उसको खींच रही है तो कितनी अट्रैक्शन से खींच रही है, तो उसको खींच रही है जो एक्सेलरेशन होता है, जिसके कारण जब आपने गेंद छोड़ी थी तो आपके हाथ से निकलते वक्त उसकी स्पीड तो ज़ीरो थी, लेकिन जब नीचे मान लो आप 5th फ्लोर पर हो और कोई नीचे बच्चा खड़ा है, उसके माथे पर गेंद टकराई तो उसे तो बहुत चोट लगेगी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और उसकी वेलोसिटी बढ़ने का कारण अर्थ के द्वारा लगाया जाने वाला एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है क्या? तो यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चेंज नहीं होता। आप हमेशा इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लोगे, और अगर आपको क्वेश्चन आसान करने हैं तो 10 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा क्या होगी, इसके कारण इंक्रीज होगी अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। अब देखो इंटरप्रिटेशन क्या है। वेलोसिटी डिक्रीजेज बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड ईच सेकेंड, मीनिंग वेलोसिटी इज बिकमिंग लेस पॉजिटिव और मोर नेगेटिव। देखो वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो जब हम लोग हमेशा एक साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं, मैं उस साइन कन्वेंशन को आपको बताता हूँ। हम लोग जब साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं ना, तो देखो इस साइन कन्वेंशन को बहुत ही अच्छे से समझ के रखना। देखो हमारे पास दो एक्सिस, यहाँ पर दो एक्सिस ले रहा हूँ। ये तुम्हारा क्या है, प्लस वाई, और ये क्या है, माइनस वाई। इसी तरह ये क्या अपने पास प्लस एक्स, और ये क्या अपने पास माइनस एक्स। तो जितने भी वेक्टर्स अगर मान लो प्लस एक्स और प्लस वाई की ओर पॉइंट करते हैं ना, उनको हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। और जितने भी वेक्टर्स जो होते हैं वो अगर मान लो माइनस एक्स और माइनस वाई की तरफ पॉइंट करते हैं ना, तो इनको हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। फिर से बताता हूँ, एक बार फिर से सुनो। अगर दो एक्सिसेस है अपने पास, दोनों एक्सिसेस में जो भी वेक्टर प्लस वाई और प्लस एक्स की ओर पॉइंट कर रहे होंगे वो होंगे पॉजिटिव, और जो भी आपके माइनस एक्स और माइनस वाई की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे वो होंगे नेगेटिव। ठीक है क्या? चलो ठीक है। अब यानी कि ग्रेविटी तो देखो नीचे की ओर पॉइंट कर रहा है ना, तो नीचे की ओर पॉइंट कर रहा है, इसलिए हम लोग हमेशा इसको क्या करते हैं, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब वेलोसिटी क्या होगी, देखो पॉजिटिव ऊपर की ओर है और नेगेटिव नीचे की ओर है। अगर वेलोसिटी ऊपर की ओर होती तो एक्सेलरेशन जो था वो माइनस में है ना, तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और एक समय ऐसा आएगा कि वेलोसिटी भी नीचे की ओर हो जाएगी, और एक्सेलरेशन तो पहले से नीचे की ओर था, तो यानी कि अब वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ने लगेगी, लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगी। तो इसको आप डिटेल में पढ़ोगे आगे चल के, इसलिए उतना दिमाग नहीं लगाना है अपने को। बस इतना समझ लो कि जो ग्रेविटी के द्वारा जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज 9.8। ठीक है क्या? अब देखो काइनेमेटिक्स में कुछ फॉर्मूलाज यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर जो वीएफ है, वीएफ जो है उसको कहते हैं अपन फाइनल वेलोसिटी। जो वीओ है उसको कहते हैं अपन इनिशियल वेलोसिटी। ए को एक्सेलरेशन कहते हैं, टी जो है वो टाइम है। तो जो फॉर्मूलाज आते हैं वो आते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी ओ प्लस ए टी। इसके आपको डेरिवेशन भी आगे देखने हैं, पर आपको ये फॉर्मूलाज हमेशा याद होने चाहिए। इसके अलावा ये जो चीज़ है ना, ये है तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, इसी तरह डेल्टा एक्स जो है वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 AT²। अच्छा, आप कहीं कहीं देखोगे वीओ को ना यू की तरह भी लिखा जाता है, इसलिए आप चिंता मत करना, दोनों के दोनों सेम चीज़ है। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। घबराना नहीं है, बस 4 फॉर्मूले याद करने, आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। देखो इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं।
जो डेफिनेशन है उस हिसाब से डेफिनेशन क्या है अपने पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज। देखो यहाँ पर जो डेल्टा ये ट्रायंगल बनाया गया है ना, इसको अपन चेंज लिखते हैं, चेंज, ठीक है। तो चेंज लिखते हैं ना, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है बेसिकली, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि जो भी वेलोसिटी का चेंज होगा अपॉन वेलोसिटी का टाइम। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो इसको अपन लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 क्या है, आने वाली जो वेलोसिटी है, v1 क्या है, अभी की वेलोसिटी, अपॉन t2 आने वाला समय, और t1 क्या है, अभी का समय। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं v फाइनल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जो भी टाइम होगा चेंज, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है आपको। तो देखो इसको क्या लिखा हमने, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम। तो इससे क्या फॉर्मूला आ गया अपने पास, पहला वाला फॉर्मूला आ गया क्या, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT। अब देखो इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए बेसिकली हमें ग्राफ यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ग्राफ यूज़ करने से पहले आप बस अपने मन में सोचो कि एवरेज वेलोसिटी है क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। मान लो कि तुम क्या करते हो, डिस्प्लेसमेंट करते हो 3 मीटर एक सेकेंड, और अगले सेकेंड में तुम 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट करते हो अगले सेकेंड में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 8, और टाइम कितना लिया तुमने, 2 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आने वाली है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको ग्राफ से अपन देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। अच्छा, अगला वाला फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखो ये किस तरह आता है, एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं अपन, ये वाली चीज़ तो लिख ही सकते थे अपन, तो हमने इसको यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पुट किया, और उसके बाद फिर हम लोग वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं अपन, फाइनल वेलोसिटी को ये वाली चीज़ उठा कर रख दी हमने, तो फाइनल वेलोसिटी को लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT। तो देखो यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई, और उससे लास्ट वाला इक्वेशन आ गया। आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक डेरिवेशन कर रहे हैं अपन, ठीक है क्या। अब एक लास्ट वाला बचता है, तो लास्ट में क्या है अपने पास, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 2AS। देखो तुम्हारे पास जो भी फॉर्मूलाज थे ना, उन्हीं को यूज़ करना है अपने को, तो फॉर्मूलाज उन्हीं को यूज़ करना है। तो यहाँ पर अपन यहाँ तक तो पहुँच चुके थे, तो यहाँ तक पहुँच चुके थे, तो देखो टाइम को अपन क्या लिख सकते हैं, क्या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन A लिख सकते हैं। तो मैंने टाइम को बस चेंज कर दिया, उस फॉर्मेट को यहाँ पर लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि आपकी ये वाली फॉर्मूला अपने आप सामने आ जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन के लिए है, असली एप्लीकेशन आपको फॉर्मूलाज का करना सीखना है। अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, यू आर राइडिंग इन यूनिकॉर्न एट 25 मीटर पर सेकेंड एंड कम्स टू एन यूनिफॉर्म स्टॉप एट रेड लाइट 20 मीटर अवे, व्हाट इज योर एक्सेलरेशन। आप सोचो चल कितने से रहे थे, 25 मीटर पर सेकेंड से, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 25, और आप वहाँ पर रुक गए हो, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है अपने पास 0, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया तुमने 20 मीटर्स। तो क्या हम लोग S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं क्या, लगा तो सकते हैं, बट टाइम तो हमें निकालना नहीं है। तो इसलिए हम लोग V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो V फाइनल कितना था अपने पास 0, V फाइनल कितना था 0, V इनिशियल कितना था अपने पास 25। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर यानी 625, 2 इंटू A तो हमें निकालना है, और डेल्टा x कितना अपने पास 20। तो इससे जो भी A आएगा वो आ जाएगा। क्या बात समझ में आई, आपको फॉर्मूला यूज़ करना आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अ ब्रिक इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 100 मीटर अप, फाइंड इट्स इम्पैक्ट वेलोसिटी एंड एयर टाइम। कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है -100, माइनस याद रखिएगा क्योंकि नीचे की ओर गिर रहा है, तो नीचे की ओर गिर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है -100, और एक्सेलरेशन कितना है -10 ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, -10 लिया जाता है।
तो एक्सेलरेशन कितना अपने पास -10। तो टाइम किस फॉर्मूला से निकालेंगे? टाइम निकालेंगे अपन s = ut + ½ at²। जब भी किसी चीज़ को ड्रॉप किया जाता है बच्चों, यहाँ पर ड्रॉप लिखा हुआ है, थ्रोन नहीं लिखा हुआ है। ड्रॉप का मतलब होता है जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना वो ज़ीरो थी, ठीक है। तो यानी क्या लिख सकते हैं अपन, -100 = u तो ज़ीरो है ना, तो 1/2 इंटू ग्रेविटी ही लगेगी एक्सेलरेशन की जगह पर, तो 1/2 इंटू -10 इंटू टी का स्क्वायर, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो भी यहाँ पर टाइम आएगा वो तुम निकाल लेना, तो तुम्हारा टाइम आ जाएगा। और इम्पैक्ट वेलोसिटी का मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, vf² - vu² = 2as। तो vf² तो निकालनी है अपने को vf, और इनिशियली क्या था 0, तो vf² = क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू एस कितना अपने पास 100, तो जो भी तुम्हारी vf आएगी वो आ जाएगी। तो इस तरह ये सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। आप बाकी ये क्वेश्चंस अपने पास करके आना, बिल्कुल आसान है, नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट जो भी आपका वीडियो होगा उसमें मैं इसको बना के दिखा दूँगा। थैंक यू वेरी मच।